हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको जो दिख रहा है स्क्रीन में, ये क्या है। ये आपका एनर्जी मीटर है और ये आपका स्टेबलाइज़र है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन दोनों से रिलेटेड है। बेसिकली स्टेबलाइज़र आप लोगों ने देखा होगा, घरों में हम यूज़ करते हैं। ये सर्वो स्टेबलाइज़र का इमेज दिखा रहा हूँ मैं। ये आपका एनर्जी मीटर का इमेज है और ये आपका सर्वो स्टेबलाइज़र का इमेज है। ये भी आपका स्टेबलाइज़र है, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में हम स्टेबलाइज़र लगाते हैं और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी स्टेबलाइज़र लगाते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो मैं दोस्तों आज आपको वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो ये बताऊँगा। आपके जो टॉपिक्स होंगे आज के, देखो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो होने वाला है हमारा, उसका नाम है स्टेबलाइज़र क्या है, कैसे काम, मतलब स्टेबलाइज़र का बेनिफिट क्या है पहले तो, ठीक है। मेनली हमारा टॉपिक होगा स्टेबलाइज़र। तो ये स्टेबलाइज़र का काम क्या है, दूसरी चीज़ स्टेबलाइज़र के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, स्टेबलाइज़र से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है या कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है स्टेबलाइज़र का। तो ये तीन हमारे टॉपिक होंगे आज के। पहला टॉपिक स्टेबलाइज़र क्या है, कैसे काम करता है। दूसरा टॉपिक स्टेबलाइज़र लगाने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी बिल पर स्टेबलाइज़र का इफ़ेक्ट क्या है। स्टेबलाइज़र लगाने से क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है या फिर स्टेबलाइज़र लगाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है, तो इन दोनों पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से इमेजेस दिखा देता हूँ। ये स्टेबलाइज़र की इमेज है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो वोल्टेज की रेंज दी होती है, 0 वोल्टेज से स्टार्ट करके और 300 वोल्ट तक आपको ये इंडिकेट करता रहता है कि कितना वोल्टेज अभी हो गया है स्टेबलाइज़र के अंदर। ये आपको इनपुट आउटपुट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। पावर का बटन है जहाँ पे आपको पावर से ये पता चलेगा कि स्टेबलाइज़र ऑन है या ऑफ है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये दिख रहा है एनर्जी मीटर, इसमें ऊपर की तरफ लिखा हुआ है KWH। KWH मतलब किलोवाट आवर। किलोवाट आवर से हमें पता चलता है यूनिट। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ वन, मतलब एनर्जी बोल सकते हैं कि एनर्जी की यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट आवर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर। तो ये यहाँ से हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो यूनिट है, कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं एक मंथ के अंदर या पर डे, या जो भी हम जितने भी टाइम ड्यूरेशन में देखना चाहें। इसमें जो हमारी सप्लाई आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई आएगी, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, 230 वोल्ट। और 20 से 40 एम्पियर तक का यहाँ पे इनपुट करंट, हमारा लोड करंट जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टेबलाइज़र का काम क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार विलेज एरिया में या फिर शहर एरिया में भी कभी कभी इशू जाते हैं, लेकिन विलेज एरिया में ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप लोग देख पाएंगे कि कभी हमारा वोल्टेज कितना आता है। देखो स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारा कितना है, स्टैंडर्ड वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये हो गया इनपुट का स्टेबलाइज़र, सॉरी इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज है। अब ये जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है 230 वोल्ट हमने बता दिया यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना 230 वोल्ट सिंगल फेज अप्लाई, मतलब सारी सप्लाई हमेशा एक जैसी ही रहे। अब ये जो हमारी सप्लाई है चेंज होती रहती है। जैसे कभी आएगी हमारी 150 वोल्ट, कभी आएगी 180 वोल्ट, कभी आएगी 220 वोल्ट, कभी आएगी 250 वोल्ट, कभी 300 वोल्ट भी आ जाती है, देखा होगा आपने। ये सब चीज़ें आपको केसेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इन सब इश्यूज़ की देखो, अब हमारी जो डिवाइसेस हैं, चाहे हमारा टीवी हो, चाहे हमारा फ्रिज हो या कूलर हो या वटेवर, जो भी हमारे लोड हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो सारे किस पे रेटेड होते हैं, 230 वोल्ट AC, ठीक है। तो जब ये 230 वोल्ट AC पे रेटेड होते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब उनको सप्लाई हम ये तो नहीं देंगे कि भाई हम 150 वोल्ट दे दिया, क्योंकि 150 वोल्ट पे तो उनको क्या होगा, हार्म होंगे वो, ठीक है। वो डैमेज भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी 100 वोल्ट भी आ जाता है जब न्यूट्रल का इशू ट्रांसफार्मर से हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लो वोल्टेज का इशू आ जाता है पूरे एरिया में, तो उन सब केसेस में आपको 100 वोल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में क्या है, इशू आने लगता है, हमारे डिवाइसेस ख़राब होने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। अब स्टेबलाइज़र करता क्या है, स्टेबलाइज़र हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या, देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना कि अगर मैंने आपको रेटिंग्स अभी दिखाई थी तो उसमें लिखा हुआ था
ये इसमें दिया नहीं हुआ है, रेंज लिखी हुई नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारा स्टेबलाइजर है कोई, तो उस स्टेबलाइजर में अगर हमारा लिखा हुआ है कि ये 230 वोल्ट स्टेबल करके आपको देगा, तो ये क्या है, एक तरह से ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंक्रीज़ करेगा, रेगुलेट करने का मतलब ये भी नहीं है कि वो वोल्टेज को डिक्रीज़ करेगा। रेगुलेट करने का मतलब है कि वो वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, बट इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये है कि 230 वोल्ट के वो नियर बाई ही वोल्टेज को रखना पसंद करेगा, ठीक है। ये मेनली काम है आपके स्टेबलाइजर का, रेगुलेट द वोल्टेज, ठीक है, टू सेट अप द वोल्टेज नियर टू 230 वोल्ट। 230 वोल्ट पे लाने की कोशिश करेगा वोल्टेज को। मान लीजिए कि अभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी से वोल्टेज आ रहा है वो आपका 190 वोल्ट है, तो 190 वोल्ट में क्या करेगा ये, आप इसको स्टेबलाइजर को इनपुट दे दोगे, ठीक है, ये दे दिया आपने इनपुट, और ये इनपुट के बाद कितना वोल्टेज आउटपुट में देने की कोशिश करेगा, 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट हमारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी हमारे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर वो भी स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर पाएगा वोल्टेज को। इसके लिए हम जैसे कि मान लेते हैं कि अगर सपोज किसी स्टेबलाइजर के लिए दिया हुआ है कि 100 से 300 वोल्ट के बीच में ये ऑपरेट कर सकता है। अब मान लीजिए आपका जो ईबी का वोल्टेज है वो आपका आ जाता है इससे भी बाहर, 230 वोल्ट के भी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो जब 230 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा तो कितना मान लेते हैं हम कि 300 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो 300 के ऊपर आ गया तो उस केस में क्या करेगा, ये स्टेप डाउन नहीं कर पाएगा वोल्टेज को, मतलब वोल्टेज को 230 पे नहीं ला पाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट के बाहर चली जाएगी बात। या फिर बोल लेते हैं कि हम मान लीजिए कि आपका जो वोल्टेज है यहाँ पे 100 के और 300 के बीच में रहना चाहिए। अब मान लीजिए 100 के नीचे चला जाता है वोल्टेज, जैसे कि 90 वोल्ट आ जाता है या 80 वोल्ट आ जाता है, तो ये 80 या 90 वोल्ट पे ये काम नहीं कर पाएगा स्टेबलाइजर। तो ये हमारी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो अपनी लिमिट में ही काम कर पाएगा। स्टेबलाइजर की भी लिमिट होती है ना, वो भी एक डिवाइस है, तो वो भी एक लिमिट के अंदर ही स्टेप अप या स्टेप डाउन कर पाएगा वोल्टेज को। तो यहाँ पे वही इशू आ जाता है कि मान लीजिए कि जैसे हमारा जो रेटिंग है इसमें दो तरह की कट ऑफ्स होती हैं, मैं आपको उसी के बारे में बता देता हूँ पहले। जैसे कि हमारी कट ऑफ्स हैं, तो मान लीजिए कि मैं एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि उस स्टेबलाइजर के अंदर 90 वोल्ट से 300 वोल्ट की हमारी कट ऑफ दी हुई है। तो इसका मतलब ये वाली होगी हमारी लोअर कट ऑफ, ठीक है, और ये वाली होगी हमारी अपर कट ऑफ। तो लोअर और अपर कट ऑफ में क्या हो गया, देखो अगर हमारा वोल्टेज जो है वो 90 वोल्ट के नीचे जाएगा तो भी ये स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। अगर हमारे वोल्टेज जो है वो 300 के ऊपर जाएगा तो भी ये स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। प्लस ऑटो कट का भी इसमें फीचर डाला जाता है, बहुत सारे स्टेबलाइजर में ऑटो कट होता है। ऑटो कट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वोल्टेज 90 के नीचे जा रहा है तो ये स्टेबलाइजर हमारा उसको सप्लाई को आगे नहीं जाने देगा, ठीक है, हमारा जो इनपुट सप्लाई आ रही है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। और अगर हमारा 300 से ऊपर है तो भी ये इनपुट सप्लाई को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये ऑटो कट का भी फीचर डाला जाता है। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेबलाइजर का जो काम है वो वोल्टेज को रेगुलेट करना है, वोल्टेज को नियर टू आइडियल कंडीशन लेके आना है। जैसे कि अगर हमारा आइडियल कंडीशन हम मानते हैं 230 वोल्ट को, तो 230 वोल्ट के नियर बाई वोल्टेज को ये लेके आएगा। अब दोस्तों हम दूसरा जो बेनिफिट है वो बता देते हैं कि ये तो था स्टेबलाइजर का काम। दूसरा अब हम बताते हैं स्टेबलाइजर के बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला जो बेनिफिट है स्टेबलाइजर का वो ये है कि ये हमारा जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी एज को बढ़ा देता है, इक्विपमेंट की एज को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, अब मान लीजिए कि आपके जब जो इक्विपमेंट्स हैं अगर उनके अंदर आप प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे पाएंगे तो बार बार कट इन कट आउट, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें अगर ज़्यादा कम वोल्टेज दोगे तो उसकी वाइंडिंग्स में भी इफेक्ट होता है, हीट लॉसेज ज़्यादा होते हैं। जब हीट लॉसेज ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, डिवाइस बार बार गर्म होगी तो गर्म होने से वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज आपका सही से नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिवाइस आपकी वैसे भी ख़राब हो सकती है फ्लक्चुएशन के इशू में भी। तो अगर मान लीजिए कि कभी उसमें आ रहा है 90 वोल्ट, कभी आ रहा है 200 वोल्ट, कभी आ रहा है आपका 250 वोल्ट, तो इस तरह के केसेस में क्या होगा, आपकी डिवाइस ख़राब होने का खतरा रहेगा। लेकिन आप इसी में अगर स्टेबलाइजर लगा दोगे तो वो अगर 90 वोल्ट आ रहा है तो इसको कट कर देगा, 200 वोल्ट आ रहा है तो 230 करके देगा, 250 वोल्ट आ रहा है तो भी ये 230 करके देगा। तो इसका मतलब ये हमारा इक्विपमेंट की एज को बढ़ाता है। दूसरी बात, हमारा इक्विपमेंट के अंदर जो माल फंक्शनिंग होती है, माल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि वो प्रॉपर अपने जो फंक्शन है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट ना कर पाए।
जैसे कि बीच बीच में बंद हो जाए डिवाइस हमारी, जो भी हम जैसे टीवी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमारा एसी या फ्रिज या टीवी या कूलर या जो भी वटेवर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर अपनी एक्चुअल फंक्शनिंग को ना फॉलो कर पाए तो उसको माल फंक्शनिंग बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये कभी कभी हमारे डिवाइसेज जो है वो माल फंक्शनिंग करने लगती हैं, माल फंक्शनिंग करने लगता है। अगर हम और बात करें तो नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टेबलाइजर से और भी हमारे बेनिफिट, हाँ एक पहले हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तो स्टेबलाइजर के बेनिफिट आपको दो तो क्लियर हो गए। तीसरा बेनिफिट क्या है कि आपका जो, देखिए किसी भी इक्विपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ठीक है। स्टेबलाइजर के अंदर भी ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वही तो स्टेप डाउन और या स्टेप अप कर सकता है वोल्टेज को। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ा देगा या वोल्टेज को घटा देगा। तो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करने का जिम्मा किसके पास है? ट्रांसफार्मर के पास। तो इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है। तो दोस्तों हमने समझ रखा है कि हमारी जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें हमारा वोल्टेज करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन पावर हमारी कांस्टेंट रहती है। जैसे पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है ना, पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई में हमारा पावर जो होगी ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट रखने के लिए अगर मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा करंट को कम होना पड़ेगा, अगर हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा तो हमारा करंट को बढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा होता है सप्लाई के केस में भी। अब मान लीजिए कि किसी सप्लाई में हमारा जो वोल्टेज है वो 230 होना चाहिए आइडियल कंडीशन में। तो अगर 230 है तो उस टाइम पे क्या हो गया? 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए 150 हो जाएगा, तो 150 के केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? पावर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पावर कितनी आएगी? 230 मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 230 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? 150 से हम डिवाइड कर लें तो हमारा यहाँ से करंट निकल जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 1.5 एम्पियर के अप्रॉक्स में बैठ जाएगा ये। तो मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वोल्टेज को अगर हमने डाउन कर दिया 150 पे ले आए तो ये करंट हमारा ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया? हमारा वोल्टेज अगर कम होता है तो उससे हमारा करंट बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ा दिया 250 कर दिया तो 250 के केस में हमारा 230 डिवाइडेड बाई 250 तो ये 0.8 के आसपास में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज करंट जो है वो कम हो जाएगा। मतलब ये वोल्टेज और करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं, लेकिन पावर हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो पावर हमारी कांस्टेंट रहेगी तो हमारा अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, और वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या हम स्टेबलाइजर लगा के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम कर सकते हैं। तो इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जो पॉइंट आपको सब लोग बताएंगे, जैसे दुकान वाले भी बताते हैं कि इससे स्टेबलाइजर लगा के आपका बिल कम हो जाएगा, यूनिट कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ये सब तो अफवाह है, ठीक है। इन सब पे विश्वास मत करना, क्योंकि इसमें एक्चुअली मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि जो आपकी पावर है वो कांस्टेंट रहती है, पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि स्टेबलाइजर लगाओ या मत लगाओ, पावर तो आपकी सेम ही रहेगी। जितना एम्पियर का लोड है उतना एम्पियर ही लेगा वो, ठीक है। और जितना आपका वोल्टेज है उसका मतलब वो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो पावर तो हमारी सेम रहेगी। और पावर से ही हम KWH कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पावर में अगर मल्टीप्लाइड कर दें टाइम से, कितने आवर टाइम चला है वो लोड, तो उससे हमारी KWH निकल जाते हैं, किलोवाट आवर या वाट आवर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है। अब पॉइंट ये है कि हमारा पावर कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप स्टेबलाइजर लगाओ या मत लगाओ। तो हमारा इससे ये क्लियर हो गया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या KWH ही तो काउंट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल रहे हैं तो उसमें यूनिट ही तो काउंट करते हैं, कितनी यूनिट हमारा बिल आ रहा है। तो यूनिट निकालने के लिए हमें KWH निकालना पड़ेगा। KWH में आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेबलाइजर लगाने से, चाहे आप स्टेबलाइजर लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कम नहीं होगा। इसके अलग ही एडवांटेज हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। दूसरा पॉइंट, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या ये बढ़ा सकता है? तो यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा ज़्यादा आएगा अगर हम स्टेबलाइजर लगा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपका जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी होता है हमारा, ठीक है। तो स्टेबलाइजर के अंदर अगर हमारा ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग भी होगी, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसका भी कुछ अपना लॉसेज होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो लॉसेज है वो हमारा कहाँ से जाएगा? वो हमारा इनपुट सप्लाई से ही तो जाएगा, जो हम मीटर से ले रहे हैं। तो वो हमारा इनपुट सप्लाई से जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो भी हमारा बिल देने वाला है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ट्रांसफर जो भी हमारा स्टेबलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं उस स्टेबलाइज़र की इफ़िशेंसी पे डिपेंड करेगा। अब जो रोल आता है ये स्टेबलाइज़र में वो इफ़िशेंसी का आता है मेन। इफ़िशेंसी हमारी कितनी हो सकती है, कभी कभी 70%, कभी कभी 80%, कभी कभी 90%, ठीक है। और अगर आप लोकल लोकल जो भी वेंडर है उससे ख़रीदोगे तो 60% भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे मेजर रोल आता है स्टेबलाइज़र का, यहाँ पे पता चलता है असलियत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी अच्छे वेंडर से ख़रीद रहे हो, किसी अच्छी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी से ख़रीद रहे हो तो उसकी इफ़िशेंसी 90% भी हो सकती है। और अगर आप किसी घटिया लोकल पर्सन से ख़रीद रहे हो तो उसकी इफ़िशेंसी 60% भी हो सकती है। अभी इफ़िशेंसी क्या करेगी यहाँ पे, देखो मेन चीज़ वो है। तो इफ़िशेंसी करती ये है, मान लीजिए कि आप इफ़िशेंसी का रोल यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि पहले हमारा जो बिल था वो 100 यूनिट था, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्टेबलाइज़र लगा लिया। और स्टेबलाइज़र हमने ऐसा लगाया जिसकी इफ़िशेंसी हमारी 90% है। अब इफ़िशेंसी 90% है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 100 यूनिट के लिए कितना, मान लेते हैं कि पहले 100 यूनिट लोड चला रहे थे हम 90% पे, ठीक है। अब मतलब पहले 100 यूनिट चला रहे थे नॉर्मली विदाउट स्टेबलाइज़र, अब हमने 90% का स्टेबलाइज़र यहाँ पे लगा लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 यूनिट और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसी काम को करने के लिए हमें 10 यूनिट अलग से और देने पड़ेंगे, 10% और देना पड़ेगा 100 यूनिट का। तो इसका मतलब क्या, आपकी बार बिल हमारा कितना आएगा, 110 यूनिट, ठीक है। अगर हम 90% इफ़िशेंसी का सिस्टम लगा रहे हैं, स्टेबलाइज़र लगा रहे हैं, और पहले से हमारा 100 यूनिट का बिल आता था, तो अभी हमारा 110 यूनिट का बिल आएगा। अब मान लीजिए कि इसी केस में आप क्या कर रहे हो, इसी केस में आपने क्या किया कि जो हम नॉर्मली लोकल वाला स्टेबलाइज़र लगा लिया, तो लोकल वाले स्टेबलाइज़र की इफ़िशेंसी मान लेते हैं 60% है। तो अभी अगर आपका 100 यूनिट बिल आ रहा था पहले, तो 100 यूनिट की जगह अभी कितना आ जाएगा, 40% एक्स्ट्रा। तो 40% एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, क्योंकि 40% लॉस हो गया ना आपका, तो 40% एक्स्ट्रा का मतलब है 40 यूनिट, ठीक है। तो अभी आपका बिल कितना आएगा, 140 यूनिट बिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्टेबलाइज़र की इफ़िशेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बिल है वो आपके स्टेबलाइज़र की इफ़िशेंसी पे ही डिपेंड करेगा, आपका कितने यूनिट बिल आने वाला है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके स्टेबलाइज़र के काम क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और स्टेबलाइज़र की रेटिंग भी पे भी डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। और दूसरी बात सबसे मेन है, उसकी इफ़िशेंसी पे डिपेंड करेगा कि आपका बिल कम होने वाला है या ज़्यादा। तो कम तो होगा नहीं, ठीक है, जितना नॉर्मल था उससे कम तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कितना होगा वो उसकी इफ़िशेंसी पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अभी भी आपको कोई डाउट अगर बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी और कोई इशू हो, कोई और नए टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। बाकी और कोई दिक्कत हो स्टेबलाइज़र से रिलेटेड, आपको देखो ये सारे स्टेबलाइज़र हैं आपके, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको कौन से टाइप के स्टेबलाइज़र होते हैं। एक नॉर्मल वाला होता है, एक सर्वो स्टेबलाइज़र होता है, मतलब एक रिले बेस्ड होता है स्टेबलाइज़र, एक सर्वो स्टेबलाइज़र होता है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन से वाला अच्छा होता है, कौन सा बेकार, तो वो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊँगा। तो बाकी चैनल से हमारे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।